हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसिन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर सेकंड का टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, आप दोनों ही मीडियम के बच्चे अगर जो भी हैं वो देख सकते हैं मेरे वीडियोस। और आपका पेपर चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, आप लोग यहाँ से अच्छे से चीज़ें समझ सकते हो और फिर अपने आप से नोट्स वगैरह बना सकते हो। वैसे जितना मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ उतना सफिशिएंट आपके लिए, बस इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देती हूँ, इतना शॉर्ट में आपको अपने एग्जाम्स में नहीं लिखना अगर आपका सब्जेक्टिव है। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो यार नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वीडियोस से पढ़ो ना, मेरे क्या जा रहा है, इतना ही पढ़ना है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव है तो आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो। ठीक है, इतना तो पढ़ना ही है, इससे कम तो नहीं पढ़ना है। अच्छा, तो आज का हम अपना वीडियो शुरू करने से पहले एक बायोलॉजिकल फैक्ट पढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द जर्म्स प्रेजेंट इन ह्यूमन फीसेस कैन पास थ्रू अप टू 10 लेयर्स ऑफ टॉयलेट पेपर। क्या लिखा है यहाँ पे कि जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं हमारी फीसेस में, यानी कि जो हमारा एक्सक्रीटा होता है, जो मतलब अब इतना ज़्यादा कॉमन सेंस होगा ना, इतना तो पता ही है ना कि ह्यूमन फीसेस क्या होता है। ठीक है, उसमें जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो 10 लेयर्स ऑफ टॉयलेट पेपर, यानी जो टॉयलेट पेपर अगर आप लोग के घर में होगा तो आप लोग जानते होगे, नहीं भी जानते होगे तो मॉल्स वगैरह में टॉयलेट पेपर वगैरह होते हैं, या फिर आप प्लेन में अगर करते हो सफ़र तो उसमें भी टॉयलेट पेपर वगैरह प्रेजेंट होते हैं। देखे होंगे यार आप लोगों ने, टिश्यू पेपर के जैसे ही होते हैं थोड़े थोड़े। तो जो जर्म्स हमारी फीसेस में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसमें जो फीसेस, उसमें जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो टॉयलेट पेपर की 10 लेयर्स को भी क्रॉस कर सकते हैं। ये है हमारा आज का फैक्ट। होप्सो आपको नहीं पता होगा, लेकिन अब यहाँ से आप लोग जान गए होंगे, तो अब आप सबसे बता सकते हो इसके बारे में। ठीक है, सो बैक टू द पॉइंट, हम लोग को क्या पढ़ना है आज, हमारा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है पता ही आप लोग को, डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए बनता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कुछ चीज़ें होती हैं जो अलग अलग होती हैं भाई। प्रोकैरियोट्स तो बैक्टीरिया होते हैं और यूकैरियोट्स यानी कि हम लोग, अब जो हम में हो रहा है वो बैक्टीरिया में होगा, सेम टू सेम ऐसा तो नहीं होता है ना, तो इसमें कुछ डिफरेंस है, वो हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही ईजी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना ईजी आई थिंक सो आपको किसी ने पढ़ाया भी होगा। अभी तक मैंने जितना आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया, जितना मेरे चैनल पे अपलोडेड है, उसको जाके देखो अगर नहीं देखा है, क्योंकि सीक्वेंस वाइज ही वीडियोस देखना, वरना कुछ भी बुद्धि में नहीं घुसेगा। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ये देखो, ये डायग्राम आप लोगों ने अगर 12th में एनसीईआरटी से पढ़ा होगा, एनसीईआरटी बुक से, तो उसमें ये डायग्राम तो यार दिखा होगा ज़रूर, बच्चों ने पढ़ा भी होगा इस डायग्राम से। लेकिन जिन्होंने सीबीएसई जिनका नहीं था, जो यूपी बोर्ड से थे, उन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा, या जिनका जो अलग बोर्ड हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं क्या होता है। देखो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में 3 स्टेप्स होते हैं, चाहे वो यूकैरियोट्स हो चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो। स्टेप्स 3 ही होंगे, दैट इज इनिशिएशन, चेन एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ये तीनों स्टेप्स कॉमन ही रहेंगे। ठीक है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले, बस इसके अंदर चेंजेस आएंगे। ठीक है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, ये 3 स्टेप एज इट इज़ रहेंगे, इनिशिएशन, चेन एलोंगेशन, टर्मिनेशन। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा आप लोग अपना मेमोरी को पीछे लेके जाओ, अपनी दिमाग की मेमोरी को। अगर आप लोगों ने पढ़ा है उस वीडियो को, मेरे उस वीडियो को देखा है, उस वीडियो से पढ़ा है, तो आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ प्रोमोटर, टर्मिनेटर और बीच का स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, अब इसको दिमाग में रखना, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे। आप देखो, पहला हमारा इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या लिखा हुआ है, DNA dependent RNA polymerase enzyme binds to promoter and initiate transcription। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो DNA dependent RNA polymerase, यहाँ पे कौन सी एंजाइम यूज़ हो रही है, DNA dependent RNA polymerase एंजाइम यूज़ हो रही है। ये क्या करती है, प्रोमोटर पे बाइंड हो जाती है और इनिशिएट करती है ट्रांसक्रिप्शन को। अगर आपको याद होगा तो कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम था, ये 3' to 5' और ये 5' to 3', इस पे हमारा हो रहा था ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, ये प्रोमोटर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, P फॉर प्रोमोटर, T फॉर टर्मिनेटर, और ये था स्ट्रक्चरल जीन। जैसे जैसे प्रोमोटर आगे बढ़ता था वैसे वैसे क्या होता था, जैसे कि ये प्रोमोटर यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया सपोज,
तो इसके पीछे जितना भी है वो आरएनए बन गया हमारा, और एक ही स्ट्रैंड पे बनता है आरएनए, 3' to 5' वाले स्ट्रैंड पे ही हमारा क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो ये जब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब बाइंड करेगी प्रमोटर पे, यानी कि जब ये वाली एंजाइम जो है जब इस प्रमोटर पे आके अटैच हो जाएगी, इससे जुड़ जाएगी, तो क्या होगा, ये प्रमोटर जो है वो आगे बढ़ेगा, और जब ये आगे बढ़ेगा तो हमको पता ही कि क्या बनने वाला है, आरएनए बनेगा हमारा, और कुछ तो बनना नहीं है ना। तो ये वाली एंजाइम इनिशिएट करती है, यानी कि इस प्रोसेस को शुरू करती है, कह सकते हो, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाती है, यानी कि प्रमोटर को ढकेलती है, तुम चलो आगे निकलो, अब आरएनए बनना है, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे पीछे पीछे आरएनए बनता जाएगा मेरी वजह से, ठीक है। तो किसकी वजह से बन रहा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से, क्योंकि वो इनिशिएट कर रही है हमारी प्रोसेस को। नेक्स्ट है चेन इलॉन्गेशन। चेन इलॉन्गेशन में देखो, ये इधर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसको जरा समझ लेते हैं हम लोग। इसमें देखो क्या इनिशिएशन वाली लाइन में देखो क्या हो रहा है कि प्रमोटर दिख रहा है, आप लोगों को लिखा हुआ प्रमोटर दिख रहा है ना, प्रमोटर है, आरएनए पॉलीमरेज है, सिग्मा फैक्टर है, ये तीनों एक ही जगह पे क्यों है, क्योंकि प्रमोटर पे ही आरएनए पॉलीमरेज भी वर्क करेगा और सिग्मा फैक्टर भी वर्क करेगा, और इन दोनों का फंक्शन क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दोनों का ही फंक्शन होता है इनिशिएट करना, है ना, ठीक है। तो जब ये प्रमोटर को जब आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, सिग्मा फैक्टर अटैच होगा, तो वो आगे को बढ़ेगा और पीछे पीछे क्या बनता चला जाएगा, हमारा आरएनए बनता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो चेन इलॉन्गेशन, विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज द राइबोन्यूक्लियोटाइड हेल्ड ओवर द डीएनए टेम्पलेट जॉइन टू फॉर्म आरएनए चेन। क्या बोल रहे हैं, with the help of RNA polymerase the ribonucleotide held over the DNA template, यानी कि जैसे मतलब RNA polymerase की हेल्प, ये क्या कह रहे हैं कि जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं डीएनए के उस पे स्ट्रैंड पे हेल्ड हैं, वो आरएनए पॉलीमरेज की वजह से क्या बनेंगे, आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से क्या करेंगे, आरएनए चेन को फॉर्म करेंगे। यार सीधी सी बात है, ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड था, तो यहाँ पे डीएनए के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, लेकिन जब आरएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगा तो वो एज अ राइबोन्यूक्लियोटाइड एक्ट करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से थोड़ी ना हमको आरएनए मिलता है, हमको तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए ना। तो जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हेल्ड ओवर होंगे, यानी कि डीएनए के जो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, अरे सीधी सी बात ऐसे समझो कि जो डीएनए का जो स्ट्रैंड होगा उस पर जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे उनको जोड़ेगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज, और जब उनको जोड़ देगा आरएनए पॉलीमरेज तो हमको क्या मिल जाएगा, एक आरएनए की चेन मिल जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया कि आरएनए पॉलीमरेज ने अब चेन फॉर्मेशन में भी हेल्प की। पहले क्या किया आरएनए पॉलीमरेज ने, इनिशिएट किया प्रमोटर को, तुम आगे आगे बढ़ो, फिर वो तो आगे बढ़ गया, लेकिन अभी चेन भी तो बननी बाकी है ना, तो वो चेन कैसे बनेगी, जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट थे डीएनए के स्ट्रैंड पे, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, बताया मैंने टेम्पलेट स्ट्रैंड पे सिंथेसिस होती है आरएनए की, उस पे जो आपके राइबोन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट थे उनको जोड़ेगा ताकि क्या बन जाए, एक आरएनए की चेन बन जाए, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर RNA polymerase move along the DNA template causing elongation of RNA chain at the rate of 30 nucleotides per second। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ये कि जो RNA polymerase है वो मूव करेगा DNA टेम्पलेट पे, यानी कि RNA polymerase इससे अटैच हो गया था, अभी इस पूरे स्ट्रैंड पे, जो ऊपर वाला जो पूरा स्ट्रैंड है, इस पूरे स्ट्रैंड पे मूव करेगा और क्या करेगा, RNA को फॉर्म करेगा, और वो आरएनए का फॉर्मेशन इतना फास्ट होगा कि 30 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड बनेंगे। सोच रहे हो ना कितना फास्ट होगा, 30 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड। न्यूक्लियोटाइड्स पता है ना क्या होता है, पता नहीं है तो देखो जाके पहले के वीडियो, ठीक है, बार बार नहीं बता रहे हम। तो 30 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इतना ज़्यादा फास्ट होगा। फिर थर्ड स्टेप है हमारा टर्मिनेशन। तो इतना समझ में आया कि प्रमोटर पे क्या हुआ, इनिशिएशन कैसे हुआ, फिर चेन फॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी कि चेन इलॉन्गेशन कैसे हुआ। अब नेक्स्ट इज टर्मिनेटर। भाई अब ये कहीं ना कहीं पे तो रुकेगी ना ये प्रोसेस, ऐसा तो है नहीं कि आरएनए बनना तो बनता ही चला जाएगा, बनता ही चला जाएगा, बनता ही चला जाएगा, नहीं ना, एक ऐसे स्टेज होगी जहाँ पे उसका फॉर्मेशन स्टॉप होगा, तो उस स्टेज को बोलते हैं हम लोग टर्मिनेशन, ठीक है। अब यार ऐसे समझो कि आपके पास वो पहले वो छोटे पे वो चाबी भरने वाला वो खिलौना नहीं आता था, तो उसकी जितनी चाबी भरोगे आप उतना ही तो वो नाचेगा। ऐसा तो है नहीं कि नाचते ही चला जाए, नाचते ही चला जाए, नाचते ही चला जाए। एक स्टेज ऐसी आएगी ना जहाँ पे उसकी चाबी ख़त्म हो जाएगी और वो रुक जाएगा। तो ऐसे ही इसमें भी है कि मतलब एक
एक मतलब एक लिमिट तक ही वो काम करेगा, आउट ऑफ द लिमिट थोड़ी ना मतलब करता ही रहे फॉर्मेशन करता ही रहे आरएनए का, ऐसा नहीं है ना। एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे उसका फॉर्मेशन रुक जाएगा और उसी स्टेज को बोलते हैं हम लोग टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, आरएनए सिंथेसिस स्टॉप्स एज सून एज पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेटर रीजन। क्या बोल रहे हैं ये कि जो आरएनए की जो सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाएगी जैसे ही पॉलीमरेज, यानी कि ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही टर्मिनेटर रीजन पे आएगा इसकी सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अब यार मान लो यहाँ पे कोई दीवार है और आप लोग चलते चले जा रहे हो, आप दीवार में घुस थोड़ी ना जाओगे, जैसे ही दीवार आएगी खुद को रोक लोगे ना, तो वही दीवार यहाँ पे क्या है, टर्मिनेटर है। तो हम पॉलीमरेज हैं, सपोज हम पॉलीमरेज हैं और यहाँ पे सपोज कि एक दीवार है, ठीक है। तो अब यार उस दीवार को देख के हम रुक जाएंगे ना कि हाँ ये अब हमारा स्टॉप पॉइंट है, अब इसके आगे हमें नहीं जाना है। अब या तो हम चलते चले जाएँ तो हम उसमें घुस जाएंगे, हमारी चोट लग जाएगी, है ना, तो निपट भी सकते हैं अगर हम फुल स्पीड में होंगे तो, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, तो हम लोग उस दीवार को देख के रुक जाएंगे ना कि अभी हमारा स्टॉप पॉइंट आ गया, हमको यहाँ पे रुक जाना है। तो वही यहाँ पे भी है, इसका स्टॉप पॉइंट क्या होगा, टर्मिनेटर रीजन होगा। तो जो पॉलीमरेज होगा जैसे ही इस रीजन पे पहुँचेगा तो उसकी जो आरएनए की जो सिंथेसिस होगी वो रुक जाएगी, ठीक है। और इसके लिए कौन सा फैक्टर चाहिए होता है, रहो फैक्टर चाहिए होता है, रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। अच्छा, ठीक है। और इनिशिएशन के लिए क्या कौन सा चाहिए होता है ये आपको पता ही होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया लेकिन मैंने बताया है वीडियो में, ठीक है। अच्छा, वंस आरएनए रीचेस द टर्मिनेटर रीजन द नेसेंट आरएनए फॉल ऑफ दिस रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोल रहे हैं ये, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन पे आएगा, जो नेसेंट यानी कि अब यार इतना सफ़र तय करके आया, यहाँ से समझो चला था और यहाँ तक आया है चल के, तो जो इतने में जितना भी आरएनए बना होगा वो एकदम नेसेंट मतलब नया, तुरंत बना हुआ है, नया, नेसेंट मतलब नया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना आरएनए बना होगा, जब ये टर्मिनेटर पे आ जाएगा पॉलीमरेज, तो वो जो नेसेंट आरएनए होगा वो फॉल ऑफ हो जाएगा, यानी कि बस बन गया वो, अब यहाँ से वो कट जाएगा, अलग हो जाएगा, फिर उसकी जहाँ पे ज़रूरत होगी वो वहाँ पे चला जाएगा। मैंने बताया था आप लोगों को कि फॉर्मेशन न्यूक्लियस में शुरू होता है और एंड हो जाता है साइटोप्लाज्म में आगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म में आरएनए की नीड होती है राइबोसोम्स वगैरह के पास में। क्या नीड होती है ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ एकदम बेसिक से वे में, ठीक है। तो अब ज़रा सा ये डायग्राम फिर से देखो। इनिशिएशन आप लोगों को दिख रहा है, इनिशिएशन समझा दिया मैंने क्या होता है। इलोंगेशन में क्या हो रहा है, सिर्फ चेन का फॉर्मेशन होता है, जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है वैसे वैसे पीछे पीछे आरएनए बनता रहता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं डीएनए पे वो जुड़ते रहते हैं और आरएनए चेन बनती रहती है। फिर थर्ड इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन पे देखो ये जो आरएनए है ये इस डीएनए से अलग हो गया, कट ऑफ हो गया, अब ये इसकी जहाँ पे ज़रूरत है ये वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रोकैरियोट्स में, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह में इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। इतना समझ में आप लोगों की इनिशिएशन कैसे हुआ, चेन इलोंगेशन कैसे हुआ, टर्मिनेशन कैसे हुआ, कौन कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड थे इसमें, हमें इतना समझ में आ गया ना, अच्छे से दिमाग में घुस गया ना, क्योंकि अब यूकैरियोट्स पढ़ेंगे वो भी इसी से रिलेटेड होगा, बस थोड़े से चेंजेस होंगे उसमें, ठीक है। तो जब वो पढ़ेंगे ना तो और ईजिली आपको वो चीज़ समझ में आ जानी है। फाइन, अब देखो आज का हमारा Q&A क्या है, इनिशिएशन के लिए कौन सा फैक्टर रिक्वायर्ड होता है। टर्मिनेशन के लिए हमको पता है रहो फैक्टर होता है, इनिशिएशन फैक्टर कौन सा होता है मैंने अभी आपको वीडियो में बताया भी है। अगर नहीं देखा है वीडियो ध्यान से तो अच्छे से देखो यार, ठीक है, क्योंकि अब अच्छे से पढ़ लो, अपना भविष्य बना लो, ठीक। तो इनिशिएशन के लिए कौन सा फैक्टर रिक्वायर्ड होता है, मुझे आंसर दो, और आप लोग के आंसर आ नहीं रहे हैं मुझे, ठीक है, ये गलत बात है। अगर वीडियो देख रहे हो तो आंसर ज़रूर दो, ठीक है, भले ही सब्सक्राइब शेयर मत करो यार, मुझे नहीं कहना सब्सक्राइब और शेयर के लिए, लेकिन हाँ आंसर ज़रूर दो क्वेश्चंस के, ठीक है। इससे आप लोग का रिवीजन होगा, जितना आपने पढ़ा है वो 1 सेकेंड में सब चीज़ का आपका रिवीजन हो जाएगा जैसे ही आप क्वेश्चन का आंसर दोगे, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट्स में, बिना दिए हिलना मत यहाँ से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।